हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल जॉइन एमएनएस एकेडमी। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच टिल एंड, बिकॉज ये आपकी डिमांड पे ये वीडियो मैंने लाई है। मुझसे काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि वो 12th में भी हैं एंड उनको एमएनएस का भी प्रिपेयर करना है, कुछ बच्चे नीट के लिए भी दे रहे हैं, तो वो सारा कैसे प्रिपेयर करें, तो ये वीडियो उसी के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि है टाइम टेबल बनाना। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको टाइम टेबल बनाना इज़ वेरी मस्ट। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, कौन सा किस दिन पढ़ना है और कब तक आपका कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कि अभी अगर आप 12th में हैं तो आपको नीट भी देना होगा एंड आप एमएनएस के लिए भी कर रहे हैं, तो आपको 3 चीज़ें एक साथ करनी है। तो इतना सब करने के लिए, और अगर चाहते हो कि सब में एटलीस्ट सक्सेस हो जाओ किसी में और अबव एवरेज या अच्छे मार्क्स आए, तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप फिक्स करके रखो कि इस दिन मुझे ये पढ़ना है, इस दिन मुझे ये पढ़ना है एंड बाय द एंड ऑफ द वीक मुझे सारा कंप्लीट करके रखना है। तो आप एक अपने स्टडी पैटर्न के हिसाब से टाइम टेबल बना के रखो कि आप इतने बजे उठते हो, फिर इतने से इतने बजे आपको 12th का करना है। अभी सबसे ज़्यादा जो आपको फोकस करना है वो है 12th पे ही। अगर आप 12th में हैं तो आपको बोर्ड के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद अपना आप नीट या एमएनएस वट एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, फोकस ऑन दैट। ओके, एक दिन में अगर आप 2 या 3 घंटे भी एमएनएस के लिए दे रहे हो तो इट्स मोर देन इनफ। आप 3 घंटे दे रहे हो अगर हर, तो पूरा वीक में आपका बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर हो जाएगा। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बच्चों को जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसका सिलेबस ही ठीक से नहीं पता होता। स्कूल वाले एग्ज़ाम्स का तो हमें सिलेबस मिल जाता है, तो हमें पता होता है कि हाँ इस टाइम पे ये करना है, हमारे ये चैप्टर्स है, ये इतने वेटेज का है, हमें ऐसे करना है। लेकिन एंट्रेंस एग्ज़ाम का आपको नहीं पता होता ठीक तरीके से। तो सबसे पहले मैंने सिलेबस की एक वीडियो डाली हुई है, आपने अगर अभी तक नहीं देखा तो आप वो देख सकते हो। मैंने उसमें बताया भी है कि किस सब्जेक्ट्स का किस टाइप से वेटेज होता है। एक अगर मैं ब्रीफ आपको बताऊं तो इंग्लिश, साइंस एंड जीके, ये 3 सब्जेक्ट आते हैं 50, 50 एंड 50, टोटल 150 मार्क्स का। ठीक है, तो ये तीनों इक्वल वेटेज के हैं। साइंस के अंदर ही आपका सब कुछ आ जाता है, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड फिज़िक्स। तो आप देखो ये नीट से अगर कंपेयर करो या अपने बोर्ड से कंपेयर करो तो इसमें ओवरलैपिंग बहुत ही कम हो रही है, इसके लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, ओवरलैपिंग कम हो रही है मतलब इसके लिए आपको बहुत से अलग टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि जीके तो बहुत वास्ट है। जैसे मैंने पहले भी काफ़ी वीडियो में बता चुका है, आपको स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर दोनों पे ध्यान देना होगा। इंग्लिश वो इंग्लिश नहीं आती जो हमने स्कूल में पढ़ रखी है। इंग्लिश हमें जो कॉम्पिटिटिव लेवल की होती है वो सब करनी है। एमसीक्यू सॉल्व करने होते हैं, सिनोनिम, एंटोनिम, फिल इन द ब्लैंक्स, प्रपोजिशन, वॉइस चेंजेस, तो बहुत सारा इंग्लिश का भी है। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो आपको 50 मार्क्स के लिए इतना सब करना पड़ता है। यहाँ पे भी आप सिर्फ एक यही टॉपिक है जो आपका ओवरलैप होता है, तो आप वो बोर्ड से और इधर कंपेयर कर सकते हैं। बाकी 100 मार्क्स के लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ता है। तो आप सिलेबस से अच्छे से थरो रहो कि हाँ ये आता है, ये टॉपिक से ज़्यादा वेटेज है इस एग्ज़ाम में, तो मैं अच्छे से ये वाला टॉपिक करने वाली हूँ। और प्रैक्टिकल अप्रोच लो, ये नहीं कि ख्याली कुछ भी, हाँ कि मैं एक दिन की मैं इतना सारा कर लूँगी, 2 दिन में इतना कर लूँगी। जैसे अभी मैंने बताया पीछे ही कि आप एक दिन में अगर 2 घंटे भी दे रहे हो तो ये मोर देन इनफ है, पर आपको उस टाइम में अच्छे से कवर करना है। और जैसे आपने जो टाइम टेबल बनाया है आपको लास्ट में वीकली वो रिवाइज़ भी करना है। जैसे आपने यहाँ संडे को आपने कंट्री एंड करेंसी पढ़ ली, देन मंडे को आपने नेशनल पार्क्स कुछ याद कर लिए, ट्यूसडे को आप इंग्लिश का कुछ एमसीक्यू सिनोनिम्स कर रहे हो, फिर यहाँ पे आप मान लो एंटोनिम्स कर रहे हो। तो ऐसे आपने कर लिया कि हाँ मैं पूरे 6 दिन ये सब पढ़ने वाली हूँ। तो सैटरडे को आप रखो या संडे को रखो, जैसे मंडे से संडे आप पढ़ लो, तो संडे को रखो कि ये पूरा वीकली मैं रिवाइज़ करूँगी। ठीक है, ऐसे करोगे तो आपका सिलेबस भी हो जाएगा और रिवीजन भी चलता रहेगा। तो जो आपने याद किया है वो भूलोगे नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, जो हम याद करते हैं या जो पढ़ते हैं हम बाद में भूल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है आपको स्टार्ट करना है पढ़ना, क्योंकि मैंने ये बहुत नोटिस किया है अभी बच्चे बहुत ही लाउजी हो जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं, और जब लास्ट में टेस्ट आता है तो चाहते हैं कि एक साथ बहुत सारा सिलेबस कवर कर लें, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। अभी मैंने पहले ही आपको बोला कि अभी अगर आप 12th में हो तो 12th पे फोकस करो, अगर 12th में नहीं हो तो आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। आपको अभी एमएनएस को इंपॉर्टेंस देनी होगी अगर आप एमएनएस ऑफिसर बनना चाहते हो तो। ठीक है, नेक्स्ट इज़ स्टॉप वेस्टिंग टाइम ऑनलाइन। आपको ऑनलाइन टाइम वेस्ट नहीं करना है ज़्यादा। ठीक है, सोशल मीडियाज़ अवॉइड करो बिल्कुल। एक ही दिन के अंदर अगर आप ट्राई करोगे कि हाँ मैं छोड़ दूँ, जैसे आज मैंने बोला आप मोटिवेट हो गए, चार्जअप हो गए एंड आपने सोचा ठीक है अब मैं छोड़ देती हूँ, मैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जो भी यूज़ करते हैं मैं अनइंस्टॉल करके रख दूँगी, तो दिस इज़ नॉट गना वर्क। ठीक है, क्योंकि ये मैंने मेरे साथ भी हो चुका है। अगर आप एक ही टाइम पे चाहोगे कि हाँ ठीक है मैं सब अब अनइंस्टॉल करके पढ़ना चालू कर देती हूँ, तो नहीं होगा, आपके दिमाग में बार बार वही आएगा। तो अगर आप मान लो अभी 1 घंटा देते हो सारे सोशल मीडियाज़ पे या आधा घंटा देते हो, तो आप
ट्राई करो कि धीरे धीरे कम करने का। जैसे 1 घंटा दे रहे हो तो ट्राई करो कि हाँ कल से मैं 45 मिनट्स ही ऑनलाइन आऊँगी। अगर दिन में 3 बार ऑनलाइन आ रहे हो, 4 बार ऑनलाइन आ रहे हो, तो ट्राई करो कि अब मैं 2 बार ही आऊँगी। तो आप अपना गोल सेट करके रखोगे, ठीक है मैं इतने घंटे पढ़ूंगी, उसके बाद अगर हुआ तो फिर मैं ऑनलाइन आऊँगी, फिर मैं इतने घंटे पढ़ूंगी, फिर ऑनलाइन आऊँगी। और वन मोर थिंग जो मैं करती हूँ, जैसे हम लोग यूट्यूब से ही पढ़ते हैं, तो इसमें आप क्या किया करो कि आपको जो पढ़ने वाली चीज़ है उसकी वीडियोस डाउनलोड करके रख लिया करो। उसके बाद आप नेट बंद कर दो, क्योंकि नेट ऑन रहेगा, नोटिफिकेशन आता रहेगा, तो हमारा ध्यान इधर उधर हो ही जाता है ना चाहते हुए भी। हम कितना भी कंट्रोल करना चाहे बट नोटिफिकेशन आता है, फिर सोचते हैं देख लेते हैं क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ये तो नहीं है। तो उसकी वजह से बहुत डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। तो डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए ये काम किया करो, तो इससे बहुत ही प्रॉफिट होगा आपको। क्योंकि मैं ऐसे ही करती हूँ। तो जैसे अगर मैंने लिया है कि हाँ मेरे को ये टॉपिक का करना था, मैंने ले लिया, तो जब तक मेरा वो ख़त्म नहीं होता मैं ऑनलाइन नहीं आती। तो जब मैं ऑनलाइन आती हूँ उससे पहले मेरा वो सारा फिनिश हो जाता है, तो मुझे बाद में रिग्रेट भी नहीं होता। जैसे अगर हम लोग ज़्यादा टाइम ऑनलाइन पे वेस्ट कर देते तो हमें बाद में रिग्रेट भी होता है, नेगेटिव फीलिंग्स आने लग जाती है। तो वो सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप यूज़ करो बट कंट्रोल में करो, ये सजेशन दे रही हूँ मैं आपको। अगर कंट्रोल यूज़ करोगे तो लास्ट में आपकी हालत ऐसी नहीं होगी, ठीक है। नहीं तो लास्ट में आप बहुत सारा कवर करने की कोशिश करोगे, तो ऐसे सर पे हाथ पकड़ के बैठ जाओगे। एंड जैसे कि पहले ही बताया मैंने, रिवीजन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज जैसे आपने जो भी किया या वीक में जो भी किया, मंथली अगर वीकली अगर नहीं भी हो रहा है तो मंथली रिवीजन करो, ओके। नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग, बिल्कुल मत करो, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ मल्टीटास्किंग? हम क्या करते हैं, पढ़ते वक्त ही फ़ोन यूज़ करते हैं या पढ़ते पढ़ते गाने सुनते हैं, तो ये सब हमें नहीं करना है। पढ़ रहे हैं उसी टाइम पे खा रहे हैं, तो बिल्कुल ये सब नहीं करना। जब आप अगर पढ़ रहे हो तो आपका फोकस बिल्कुल पढ़ाई पे ही होना चाहिए। फ़ोन चला रहे हो, ठीक है फ़ोन चलाओ, खाना खा रहे हो, खाना खाने पे ध्यान दो। जो भी काम कर रहे हो वो एक टाइम पे एक ही काम करो, ठीक है। मल्टीटास्किंग किसी चीज़ के लिए भी अच्छा नहीं होता, लेट अलोन भी स्टडीज़, पढ़ाई के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। दिस इज़ ऑल्सो साइंटिफिकली प्रूवन कि मल्टीटास्किंग करने से हमारा ब्रेन अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है, ठीक है। ब्रेन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे हम लोग सबसे जो कॉमन चीज़ें करते हैं, वो मैं भी कभी कभी करती हूँ, कि हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते गाना सुनने लग जाते हैं। तो ब्रेन एक साथ दो दो काम कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैसे भी अगर आपको एमएनएस ज्वाइन करना है और आपको आर्मी में जाना है तो आपको डिसिप्लिन होना होगा। उसके लिए जैसे पहले बताया मैंने कि आपको टाइम टेबल बनाना है, जो नेगेटिव हैबिट्स हैं, स्टडी हैबिट्स, वो अवॉइड करनी है। तो रेगुलरली उठो, अपना एक जो टाइम टेबल है उसको फॉलो करो, ठीक है। ये तो नहीं कि आज बना लिया मैंने, हाँ मैं ये करने वाली हूँ, और कल से मैं उसको फॉलो ही नहीं कर रही हूँ, तो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो एज इट इज़ रिटन हियर, डिसिप्लिन इज़ द ब्रिज बिटवीन गोल एंड अकॉम्प्लिश। तो हम सपने तो हम सबको ही देखते हैं, लेकिन उसको सच या पूरा बहुत कम लोग कर पाते हैं। वो वही लोग कर पाते हैं जो डिसिप्लिन होते हैं, ओके। नेक्स्ट है, हमें अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पता होनी चाहिए। ये स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस मैं इंटरव्यू वाली नहीं बोल रही हूँ कि हाँ मुझे ये आता है वो आता है। तो यहाँ पे रिटन एग्जाम की बात हो रही है, तो आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए और उस हिसाब से आप किस टॉपिक में आपको अच्छे तरीके से मार्क्स आते हैं और कौन से टॉपिक में आप वीक हो। जैसे काफ़ी बच्चे फिजिक्स या जीके में लैक करते हैं। अभी मैंने जीके का जो मॉक टेस्ट लिया था उसमें काफ़ी बच्चों के बहुत कम स्कोर्स आए हैं। तो आपको पता चल गया कि हाँ मेरा जीके या करंट अफेयर वीक है, तो आप उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो, क्योंकि अभी भी हमारे पास टाइम है। हमें अभी पता चल गया कि ठीक है मेरा बायो बहुत अच्छा है, तो ये मेरी स्ट्रेंथ हो गई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको गारंटेड लेके उसको पढ़ना नहीं है, उसको भी हमें रिवाइज करते हुए चलना है। और ये जो टॉपिक्स हैं जहाँ हम बहुत कमज़ोर है, जहाँ हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, तो उनको हमें अच्छे से पढ़ना है, उस पर ज़्यादा मेहनत करनी है। इसलिए स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पता होना ज़रूरी होता है। यू कैन ऑल्सो नोट डाउन कि हाँ मेरा ये टॉपिक है, इसमें मेरे को अच्छे से हो रहा है, और ये टॉपिक है इसमें नहीं हो पा रहा, तो इस पर मेरे को ज़्यादा फोकस करना है। तो जो भी टाइम टेबल बना रहे हो, जो आपकी वीकनेस सब्जेक्ट है उन सबको ज़्यादा टाइम दो और स्ट्रेंथ वालों को थोड़ा कम दो उससे। नेक्स्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, ठीक है। ये नहीं, काफ़ी बच्चों का देखा है मैंने, कल ही मुझे एक लड़की कमेंट करके बोल रही थी कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं कैसे प्रिपेयर करूँ, मैं 12th में हूँ। तो इतना आपको नेगेटिविटी क्यों लानी है? आप 12th में हो, अभी आपके पास काफ़ी टाइम है। अगर आपको नहीं पता तो सीखो, इतना मतलब पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होती छोटी छोटी चीज़ों पे। आप काम रहो एंड ट्राई टू लर्न, ठीक है। धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। अभी अगर आपको एमएनएस के बारे में ज़्यादा नहीं मिल रहा अभी, तो आपको फिर भी बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। जब मैंने फर्स्ट टाइम 2018 में दिया था, आई टेल यू गाइस, मेरे को सिलेबस तक नहीं मिल रहा था ऑनलाइन, ठीक है। सिलेबस तक अवेलेबल नहीं था। सिलेबस फर्स्ट टाइम 2019 में डाला गया था ऑनलाइन। और इस वाले एग्ज़ाम के लिए जो 2020-21 है, इसके लिए तो आपको और भी बहुत ज़्यादा अभी सिलेबस, मटेरियल, स्टडी मटेरियल सब कुछ मिल जा रहा है। कितने सारे ग्रुप्स खुल चुके हैं, वेबसाइट है। तब अगर 2018 में आप सर्च करके देखते तो आपको एक एमएनएस के नाम के कुछ वेबसाइट भी नहीं मिलता था। और जब मैं गूगल पे अगर एमएनएस सर्च करती थी तो पता है क्या आता था? जो महाराष्ट्र की एक पॉलिटिकल पार्टी है एमएनएस, वो आता था।
तो आप खुद सोच लो कि अगर उस टाइम से मैं कंपेयर करूँ और अभी देखा जाए तो कितना डेवलप्ड हुआ और आपको कितनी सारी चीज़ें पता है। इस यही रीज़न है जो कट ऑफ है इतना जल्दी जल्दी बढ़ते जा रहा है, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता चल रहा है इस एग्ज़ाम के बारे में, और वो लोग भी एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर रहे हैं। तो आपको भी ऐसे सोचना है कि हाँ मुझे करना है, मैं करके रहूँगी। जैसे बहुत बच्चे बोलते हैं ना वो स्टार्स चाहिए मुझे, वो यूनिफॉर्म चाहिए, तो बस ऐसे ही पॉजिटिवली थिंक करो और अपना पढ़ाई पे फोकस करो। नेक्स्ट है कि ये नहीं सोचना कि मैं नहीं कर सकती, ये टी को कट कर दो, आई कैन डू। ठीक है, आपको सब कुछ मिल रहा है अभी। तो जैसे आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि अभी बहुत सारी कोचिंग्स भी खुल चुकी है, ऑनलाइन भी आपको बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मैं खुद अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँ। तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे डेली क्विज़ होता है एमएनएस एस्पिरेंट्स के लिए। मैंने अभी मॉक टेस्ट भी काफ़ी सारे डाल दिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाल दिया है। अगर आपने अभी तक वो सब नहीं देखा तो आप उसको सॉल्व करो। आप जब प्रैक्टिस करने लगोगे और चीज़ें सॉल्व करने लगोगे, आपको उसमें से चीज़ें आने लगेंगी, तो आपको खुद लगेगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ यार, क्यों नहीं कर सकती। और किसी को अगर ज़्यादा हेल्प चाहिए, लग रहा है कि हाँ मुझसे नहीं हो पा रहा या नहीं, मुझे गाइडेंस चाहिए, बिकॉज गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो आप लोग जो ऑफलाइन कोर्सेज़ हैं या ऑनलाइन जो पेड कोर्सेज़ हैं, आप वो सब उनको ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ आपको इमोशनली एंड मेंटली दोनों स्ट्रांग होना है। ठीक है, अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए दे रहे हो तो आपको बहुत पेशेंट होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कम बच्चे होते हैं जिनका एक बार में ही निकल जाता है। और मैं और मेरी जो एडमिन्स हैं, हमारा ग्रुप है जो टेलीग्राम पे, हम लोग डेली ऑलमोस्ट 10 एस्पिरेंट्स या उनसे ज़्यादा से बात करते हैं। ठीक है, मुझे कितने सारे ऐसे एस्पिरेंट्स मिले हैं जिनका 2017 या 18 में क्लियर हो गया था, बट उसके बाद से उनका क्लियर नहीं हो पा रहा। तो आप ऐसा तो बिल्कुल मत सोचना। ठीक है, हम सोच रहे हैं कि हमारा एक बार में क्लियर हो जाएगा, ये अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि हाँ नहीं क्लियर होगा, नहीं हो पाया तो कुछ नहीं है उसके आगे। तो आपको स्ट्रांग रहना है, नहीं हो रहा तो आपको ट्राई करते रहना है। अगर नहीं हो रहा है तो रीज़न भी देखो कि किस वजह से नहीं हो रहा है, कि क्या मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं, या मैं हमेशा कट ऑफ्स है उनके पास ही हूँ, या मैं बहुत पीछे हूँ, मुझे थोड़ी सी मेहनत करने से हो जाएगा, या मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना है, अगर मुझे यही चाहिए और मुझे इसी पे ज़्यादा फोकस करना है। तो आप देखो, जैसे बोला मैंने यहाँ पे कि ऑफलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आप ऑफलाइन कोर्सेज या जो ऑनलाइन कोर्सेज उनको देखो कि अगर आपका यही ड्रीम है, यही करना, और आपको बहुत ज़्यादा अच्छी गाइडेंस चाहिए, तो आप देखो कि कौन से अच्छे कोर्सेज हैं एंड आप उसको एनरोल करो। फिज़िकल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ट्राई करो कि मेडिटेट करो। ठीक है, या फिजिकली, क्योंकि आपको पता है कि इसमें मेडिकल टेस्ट भी हमारा होता है, इंटरव्यू जब होता है। जैसे अगर आपको पता है कि इसमें 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए होती है, तो अगर आपकी हाइट कम है तो आप एक्सरसाइजेस देखो जो हाइट इंक्रीज़ करने वाली होती हैं, और रनिंग करो, जो भी होता है वो सब करो ताकि आपका हाइट इंक्रीज़ हो जाए। प्लस अगर आपका वेट कम या ज़्यादा है, काफ़ी गर्ल्स का होता है जिनका वेट कम होता है उनके BMI से, या कोई होता है जिनका वेट ज़्यादा भी होता है, तो देखो कम करने या ज़्यादा करने की क्या क्या तरीके हैं जिससे आप कर सकते हो, तो अभी से वो ट्राई करो। कि सक्सेस आपको कैसे मिलेगी, तो आपको सबसे पहले असाइनमेंट्स करने होंगे, एनालाइज करना होगा खुद को, काउंसलिंग करनी होगी, गाइडेंस ज़रूरी है, तब जाके आपको ये सब प्रोसेस होता है। ऐसे नहीं कि आप उठे, हाँ अभी फॉर्म भर दिया और थोड़े दिन महीने बाद एग्ज़ाम है और आपका क्लियर हो गया, नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप जैसे टेस्ट दे रहे हो तो अपने खुद को, नहीं तो अपने पेरेंट्स को बोलो कि हाँ आपका जो टेस्ट है वो चेक करके रखें। जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि आप मेरे साथ टेस्ट दो, देन आप अपने मार्क्स कमेंट करके रखो, तो इससे क्या होता है, आपको भी लगता है कि हाँ एक प्रेशर है मेरे ऊपर, मुझे ये करना है। ठीक है, इसलिए काउंसलिंग एंड गाइडेंस भी ज़रूरी है। इवन ये बोर्ड्स के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। जैसे मुझे पता है अभी पैंडेमिक का टाइम चल रहा है एंड काफ़ी बच्चे हैं जिनके प्री बोर्ड्स नहीं हो पा रहे हैं प्रॉपरली, तो आप ढंग से पढ़ नहीं रहे हो, लेकिन ये लास्ट में आपको बहुत ही प्रॉब्लमैटिक होगा, बिकॉज जब आपके बोर्ड्स होंगे तब आपने कुछ भी प्रैक्टिस नहीं की होगी। तो इसलिए बोर्ड्स के लिए भी मैं ये सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग क्या करो, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं बोर्ड के, वो आंसर्स के साथ डाउनलोड कर लो। ठीक है, अगर आपका कोई बड़ा सिबलिंग है या नहीं है तो मॉम या डैड कोई होगा, उनको बोलो आप अपना 3 घंटा टाइमर लगा के, जैसे फ़ोन में या कहीं पे भी टाइमर लगा के रखो, एंड आप पेपर सॉल्व करो। उसके बाद मम्मी को बोलो या पापा को बोलो कि आप आंसर शीट वो ले लो और मेरा पेपर चेक करके बताओ मुझे कितने स्कोर्स आ रहे हैं। ऐसे उन्हें भी पता रहेगा कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि बोर्ड्स की आपको टेंशन होती है और पेरेंट्स को भी बहुत टेंशन होती है। मैं सच बता रही हूँ, 12th का बोर्ड बहुत ही स्ट्रेसफुल पीरियड होता है सबके लिए, और अभी तो वैसे भी पैंडेमिक की वजह से काफ़ी लोग स्ट्रेस में हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस करके रखोगे तो लास्ट में आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होगी, क्योंकि अगर अभी नॉर्मल टाइम चल रहा होता तो स्कूल में आपके प्री बोर्ड स्टार्ट हो चुके होते, और अभी तक आप 2 प्री बोर्ड आई गेस दे चुके होते, क्योंकि दिसंबर से प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो फाइनल बोर्ड होता है उससे पहले 3 प्री बोर्ड्स हो जाते हैं, तो काफ़ी प्रैक्टिस हो जाती है, लेकिन अभी आपका ऐसा नहीं हो पा रहा। नेट पे आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे सारे प्रीवियस ईयर के, बहुत सारे वेबसाइट है जिन्होंने डाल रखा है CBSE के पेपर्स। अगर आपका CBSE बोर्ड नहीं है, कोई और बोर्ड है, तो भी ट्राई करो, आपको मिल जाएगा। और आंसर की पूरा मिल जाता है साथ में, किस के लिए कैसी मार्किंग करनी है, इवन वो तक मिल जाता है CBSE के लिए। मुझे बाकी बोर्ड्स का तो पता नहीं है बिकॉज मैं CBSE बोर्ड्स की थी, बट आप देखना, आई एम श्योर कि हर बोर्ड का आपको मिल जाएगा।
एंड दिस इज़ द की गाइस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ बैठ के वीडियोस देखते रहोगे। मैंने काफ़ी वीडियोस में आपने बोला भी है कि ठीक है मैं आपको PDF भी प्रोवाइड कर रही हूँ, वीडियो भी प्रोवाइड कर रही हूँ, लेकिन आप अपने नोट्स बनाओ, क्योंकि लास्ट में वही इफेक्टिव होता है। ठीक है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। जब आप लास्ट में पढ़ने जाओगे तो आप एक साथ इतने सारे वीडियोस नहीं देख पाओगे और सारे स्टोर नहीं कर पाओगे, लेकिन जब आप पढ़ रहे हो उसके साथ में आप लिख भी रहे हो, तो लास्ट में जब आपका टेस्ट आएगा, आप रिवाइज़ करने के लिए अपने नोट्स खोलोगे तो आपको याद आएगा, हाँ ये मैंने तब पढ़ा था और इसके लिए मैंने ऐसे याद किया था। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अपने लिख के नोट्स बनाओ, मॉक टेस्ट सॉल्व करो। मैंने 3 मॉक टेस्ट डाल दिए और मैं अभी धीरे धीरे और भी डालने वाली हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखो। ठीक है, अपने गोल सेट करके रखो कि इस वीकली मुझे, हाँ ठीक है, जैसे आपको पता है इंग्लिश के सिनोनिम एंटोनिम्स बहुत आते हैं और वर्ड स्पेलिंग करेक्शन आती है, तो वो सारा एक चीज़ में ही आ गया। अगर आप वर्ड्स लर्न करोगे तो आपको स्पेलिंग लर्न हो जाएगी, और उसके सिनोनिम एंटोनिम्स याद करोगे, उससे उधर से भी स्पेलिंग हो जाएगी। तो ये तीनों एक साथ आ गया। तो आप सेट करके रखो, ठीक है इस वीक पे मेरे को 50 वर्ड्स याद करने हैं, 50 वर्ड्स के सिनोनिम एंटोनिम्स और उनकी स्पेलिंग मैं अच्छे से याद करके रखूँगी। स्पेलिंग कैसे याद होगा? पढ़ने से या सिर्फ देखने से तो याद नहीं होगा, उसके लिए लिखना पड़ेगा। तो इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अपने गोल सेट करो और उनको प्रैक्टिस करो। जैसे आपको क्या करना है, जैसे आपने ठीक है ये गोल किया कि 50 वर्ड्स याद करना है मेरे को वीक के अंदर, तो वर्ड्स तो आपसे कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम क्या होता है, बच्चों में पोटेंशियल होता है बट उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से वो स्कोर वेल नहीं कर पाते। तो ये जो मैं चीज़ बोल रही हूँ कि आप मम्मी पापा या अपने भाई बहन को बोलो कि आपका चेक करें, तो इससे यही होगा कि अब आपको एक गाइडेंस रहेगी, आपके ऊपर एक प्रेशर रहेगा कि हाँ मैंने तो ये सेट किया था, मेरे को ये करना है। ठीक है, सो प्रैक्टिस इज़ द की एंड प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई रियली होप कि आपको ये सारे टिप्स अच्छे लगे हों और आप लोग अपने लाइफ में इनको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। सो बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। और अगर आपको किसी भी चीज़ में डिफ़िकल्टी हो रही हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वायरीज़ पूछ सकते हैं। मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि जितनी भी क्वायरीज़ हो मैं उसका रिस्पॉन्ड करूँ। अगर कभी कभी नहीं होता है तो सॉरी फॉर दैट। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप वन डे आपका फेस यहाँ हो एंड आपके बैचेस पे भी ऐसे स्टार्स लग रहे हो। गुड लक ऑल ऑफ यू।